नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि ये वीडियो जस्ट कल ही लॉन्च हुआ है 8 घंटे पहले। जब मैं कल वाला वीडियो रिलीज़ किया था तब बोला था कि 8 घंटे पहले वो वीडियो रिलीज़ हुआ था। तो आज जो कल ही वीडियो रिलीज़ हुआ वो आज मैं आपके सामने लाया हूँ। और इस वीडियो से साफ साफ पता चलता है कि कोई देश चाहे आउटसाइड में बाहर से थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड भी दिखता हो, लेकिन जो आसमानी किताब पढ़ने वाले हैं उनकी IQ लेवल सेम ही है। चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश हो या फिर टर्की हो। टर्की दिखने में थोड़ा पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अलग लग सकता है, यूरोप का पार्ट, नेटो का पार्ट वो हो सकता है, उससे कुछ नहीं बदलता। जो उनकी दिमाग है वो उसी लेवल पे काम करती है इन सारे लोगों का। और ये वीडियो जो है अगेन उसका एक प्रूफ है। और एनीवेज हम लोगों के लिए तो ये एंटरटेनमेंट ही है। फिर से देख के जो है आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और जिस लेवल का मज़ा जो है आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान मीडिया से आता है उसी लेवल का मज़ा आएगा टर्किश मीडिया का रोना देख के। और कमेंट सेक्शन में मैं थोड़ा अच्छे से इनको पेला भी है, तो कमेंट सेक्शन में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो NRIs है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle दक्षिण साइप्रस और ग्रीक साइप्रियट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब मिलिट्री स्फीयर तक पहुंच गई है। ग्रीक साइप्रियट एडमिनिस्ट्रेशन के नेता निकोस क्रिस्टोड्यूरिडिस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच साइंड डिफेंस एग्रीमेंट्स को तुर्की और टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के खिलाफ एक रणनीतिक कदम बताया गया। एक्सपर्ट्स का दावा है कि भारत और ग्रीक साइप्रियट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों आग से खेल रहे हैं। भारत ऐसी नीति अपना रहा है जो लगातार इजराइल के हितों के अधिक अलाइन होती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रीक साइप्रियट एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर आग से खेल रहा है। हाल के महीनों में ग्रीक साइप्रियट एडमिनिस्ट्रेशन और भारत के बीच संबंध सैन्य क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। arasında son aylarda hızlanan ilişkiler askeri boyuta taşındı. कहा गया कि ग्रीक साइप्रियट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया जाएगा और वो भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स खरीदेगा। वक्ता के अनुसार भारत की यात्रा के दौरान ग्रीक साइप्रियट एडमिनिस्ट्रेशन के नेता ने तुर्की साइप्रियटों और तुर्की के खिलाफ भारत के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साइप्रस द्वीप पर विशेष रूप से ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की योजना है और वहां ड्रोन तैनात करने पर भी चर्चा हो रही है। स्पीकर का तर्क है कि तुर्की साइप्रियटों पर निगरानी रखी जाएगी जबकि वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। क्या ये वास्तव में संभव है? ये सुझाव दिया गया है कि इन मिसाइलों की खरीद यूरोपीय संघ के सेफ प्रोग्राम के माध्यम से की जा सकती है, जिसके तहत ग्रीक साइप्रियट एडमिनिस्ट्रेशन को 1.2 अरब यूरो के डिफेंस पैकेज से फंड्स कलेक्ट किया गया है। फ्रैंकली स्पीकर का मानना है कि भारत गलती कर रहा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार इन मिसाइल सिस्टम्स के संभावित लक्ष्य स्पष्ट हैं। इससे निसंदेह तुर्की और भारत के संबंधों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्पीकर का कहना है कि यही भारत का तरीका है और उसका दावा है कि ऐसा ही एक पैटर्न पहले अर्मीनिया के मामले में भी देखा जा चुका है। Ermenistan üzerinden ki halen aslında devam ediyor. Bölgedeki istikrar, barış ve güvenliği के अनुसार ये घटनाक्रम क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को कमजोर करने का प्रयास है। उनका तर्क है कि यदि भारत इसी रास्ते पर चलता रहा तो उसे किसी न किसी रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया कि ग्रीक साइप्रियट एडमिनिस्ट्रेशन और भारत के बीच उभर रहा नया रक्षा सहयोग केवल एक बायलैटरल मिलिट्री पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि साउथ एशिया से ईस्टर्न मेडिटेरियन तक फैली एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल राइवलरी का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स ने इन कदमों के उद्देश्य की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनके अनुसार साइप्रस के आसपास ग्रीक साइप्रियट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीस, इजराइल, फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूरोपियन यूनियन को शामिल करते हुए एक ढांचा आकार ले रहा है। उनका कहना है कि ये देश क्षेत्र में एक रणनीतिक गलियारा और व्यापक सहयोगी समूह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये इनिशिएटिव यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा समर्थित एक प्रोजेक्ट है। Ekonomik koridor oluşturmayı amaçlayan İMEK projesi gündemde. स्पीकर का ये भी तर्क है कि ये केवल भारत की प्रोजेक्ट नहीं है। उनके अनुसार ये एक ब्रॉडर इनिशिएटिव है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, मिडिल ईस्ट के देश, विशेष रूप से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन शामिल हैं। वो इसे एक मेगा प्रोजेक्ट बताते हैं जिसका उद्देश्य स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड कॉरिडोर्स के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को कंट्रोल करना है। उनके दृष्टिकोण से अमेरिका द्वारा डेवलप्ड और कंट्रोल्ड किसी प्रोजेक्ट में भाग लेने वाला कोई भी देश पूरी तरह स्वतंत्र नहीं माना
माना जा सकता। आगे तर्क देते हैं कि ऐसी पहलों में शामिल देश यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका द्वारा निर्धारित फ्रेमवर्क के भीतर काम करते रहेंगे। उनका दावा है कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में एक अमेरिकी ऊर्जा कंपनी द्वारा नए अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त करना, जिसमें उनके अनुसार लीबिया और टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के अधिकारों को ध्यान में नहीं रखा गया, ये दर्शाता है कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में एनर्जी कंपटीशन तेज होती जा रही है। उनके अनुसार लाल सागर के आसपास के संकट यूनाइटेड स्टेट्स और ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल दोनों पर गंभीर दबाव पैदा कर रहे हैं। Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesinin hızlandığını göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve küresel finans kapital açısından Hürmüz Boğazı çevresindeki krizler ciddi bir baskı yaratmaktadır. वॉशिंगटन के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इतिहास के सबसे निचले स्तरों में से एक पर है। इसी कारण ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के नए एनर्जी रिसोर्सेज को तेजी से ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाना एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बन गया है। हालांकि उनका तर्क है कि इस समीकरण में मुख्य बाधा तुर्की है। इसके बाद स्पीकर ने टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस के विदेश मंत्रालय के एक बयान का उल्लेख किया। ग्रीक साइप्रिट नेता निकोस क्रिस्टोडोलिडीस द्वारा साइप्रस वार्ता के लिए अवसर की एक खिड़की होने संबंधी टिप्पणी के बाद टीआरएमसी के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये बयान अंतर्राष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करने के उद्देश्य से चलाया गया एक धारणा निर्माण अभियान है। बयान में साइप्रस के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि द्वीप पर स्थायी समाधान केवल दोनों पक्षों की सॉवरेन इक्वालिटी पर आधारित एक नए फ्रेमवर्क के माध्यम से ही संभव है। ग्रीक साइप्रिट नेता की टिप्पणियों को वास्तविक सार से रहित एक परसेप्शन ऑपरेशन बताया गया। स्टेटमेंट में आगे जोर देते हुए कहा गया कि नॉर्दर्न साइप्रस का टर्किश रिपब्लिक तुर्की के समर्थन के साथ द्वीप और क्षेत्र में स्थायी स्थिरता, कोऑपरेशन और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। Ve bölgede kalıcı istikrar, işbirliği ve sürdürülebilir çözüm hedefi doğrultusunda कमेंट्स में सफा कॉजमैन ने लिखा है कि भारत तो पाकिस्तान का भी मुकाबला नहीं कर सकता। 1 घंटे में उसके 5 विमान मार गिराए गए। अगर लड़ाई थोड़ी और चलती तो हवा में मौजूद उसके सभी विमान नष्ट हो जाते। उसके बाद एक इंडियन बंदा लूक रोजी ने लिखा है कि ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडिया, ब्रह्मोस जल्द ही तुमसे मिलने आएगा। इन कमेंट्स में तुम्हारी बहानेबाजी देखकर मजा आ रहा है, हाहा। फिर उसके जवाब में लाल टोपी पहने हुए आइसक्रीम बेचने वाले व्यक्ति गोके 28 ने लिखा कि कृपया अपनी मिसाइल को भेजने से पहले उसे एक अच्छी तरह नहला देना। तो फिर दूसरे इंडियन बंदे ने उसकी आइसक्रीम उसी के मुंह पर मारते हुए लिखा कि ब्रह्मोस मिसाइल तेरी गांड फाड़ने के बाद ही नहाएगी चूतिए, सो डोंट वरी। नेक्स्ट एलिसाइड कोल ने लिखा है, क्या कोई अंतरराष्ट्रीय कानूनी नियम नहीं है जो इस तरह की मिसाइलों की खरीद बिक्री से रोकते हो? उसके बाद एविका नागबुन ने लिखा है कि सर, जैसे ही ब्रह्मोस मिसाइल ग्रीक या साइप्रस के पोर्ट पर पहुंचे हमें पहले ही हमला कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए ऐसा ही करते हैं। उसके बाद कादिर दलमिस ने लिखा है, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइलें बेची नहीं जा सकती? इस हिसाब से तो हमें उनके पहुंचते ही उन्हें गिरा देना चाहिए। हम बस कह देंगे कि हम यूनाइटेड नेशन के कानूनों की रक्षा कर रहे हैं और बात खत्म। हमें जानकारी मिली है कि इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है, तो चलो कार्रवाई करते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उसके बाद उलुसोय 3887 ने लिखा है, ब्रह्मोस मिसाइलें बहुत तेज होती हैं, इसलिए वे जल्दी अपनी मौजूदगी जाहिर कर देती हैं और आसानी से रोकी जा सकती हैं। लेकिन हमारी मिसाइलें धीरे उड़ती हैं, लोग उन्हें पक्षी समझ लेते हैं, रडार उन्हें पहचान लेते हैं, लेकिन उन पर हमला नहीं करते। नेक्स्ट उजुन ट्रेवल ने लिखा है कि ये ग्रीक्स, ग्रीस, इजराइल और भारत तब तक सबक नहीं सीखेंगे जब तक इन्हें अच्छी तरह से जवाब न मिल जाए। ये लोग सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। उसके बाद हनी बैडजर ने लिखा है कि यह एक बहुत पिछड़ा हुआ देश है, जो कुछ भी करता है वह रूस की नकल करता है। इसे अच्छे से जवाब देते हुए लिखा है कि अरे ओ कबाबी मुर्गी सुन, भारत इतना पिछड़ा है कि उसने ब्रह्मोस में खुद की बनाई हुई इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की रडार, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल कर लिया। भारत इतना पिछड़ा है कि अपने बैकयार्ड से रॉकेट भेजकर चांद के बैकयार्ड यानी साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ आया, और अब हम तेरे बैकयार्ड में आकर तुझे ठोक कर वापस भी चले जाएंगे और तू सोचता रह जाएगा कि भारत तो पिछड़ा देश था ना। उसके बाद फातिह बायर ने लिखा है कि भारत रूसियों से जो चाहता है वह हासिल कर लेता है। अगर हम ऐसा करते तो बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। लगता है कि यह अमेरिका के हितों के अनुकूल है। चीन का संतुलन बनाने के लिए अमेरिका उस क्षेत्र में भारत को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने भूमध्य सागर में भी दखल देना शुरू कर दिया है, और आर्मेनिया को हथियार बेचना तो बस ऊपर से अतिरिक्त बात है। अब वे सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही नहीं दिखते, बल्कि कांग्रेस में भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। ग्रीक और आर्मेनियाई लॉबी के अलावा अब एक भारतीय लॉबी भी मौजूद है। ये डर मुझे अच्छा लगा।
भाई ये क्या कर रहे हो तुम? जस्ट शूट हिम, गोली मारो इसे। ये बहुत चालाक आदमी है, मेरी बात मानो, इसे गोली मारो। तुम इसे हरा नहीं सकते हो। मेरा मतलब कि उसके बाद F. अदनली ने लिखा है, हमने ये पहले भी देखा है भाई, पाकिस्तान महान है, उनकी इंटेलिजेंस सिस्टम्स ने भारत को अंधा कर दिया। फिर पाकिस्तान ने उनके 5 विमानों को मक्खियों की तरह गिरा दिया, यहाँ तक कि भारतीय लोगों के फोन भी बंद हो गए थे। नेक्स्ट चेतन गिर ने लिखा है कि भारत ये भूल रहा है कि हमारे भाई पाकिस्तान और अजरबैजान हमारे बिल्कुल पास हैं। ऐसी स्थिति में भारत को खुद को बचाने की चिंता करनी चाहिए। तो फिर इसके जवाब में लिखा है कि आप चिंता मत कीजिए जनाब, पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को कुत्ते की तरह पीटा था। इस बार अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसे पीट पीट कर सुअर बना देंगे, वह भी कीचड़ में रहने वाला और गंदगी खाने वाला काला सुअर। और अजरबैजान को तो अपना दोस्त आर्मेनिया ही संभाल लेगा, डोंट वरी। उसके बाद इंजिन आर्कन ने लिखा है, इंडियंस भी ग्रीक्स को थोड़ा बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक मौका दिखाई दिया है, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह व्यापारिक मामला है। उसके बाद रेडियस हैदरिया ने लिखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस असफल रहा, ये एक बेकार मिसाइल है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। नेक्स्ट हलील सेजगिन ने लिखा है कि तुर्की को भारत के खिलाफ हमलों के लिए केदो कामिकाजे ड्रोन के डेवलपमेंट में पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान हर सेक्टर में खुद को तैयार कर सके। उसके बाद हलील सेजगिन 6 ने लिखा है, इजराइल पाकिस्तान का दुश्मन है और वह भारत के साथ सहयोग कर रहा है। अंत में 7000 फैन ने लिखा है कि भारत, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल तुर्की के खिलाफ एक संयुक्त गठबंधन बनाकर हमला करने की योजना बना रहे हैं। वे इसके लिए भारत के प्रभाव का उपयोग करेंगे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू।